हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद अपन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, सॉरी अभी तक 12 ही बचे भी नहीं हैं। चलो, आज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आईपीआर, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलता है बच्चों का कि सर आईपीआर ऑप्शनल कैसा है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। कि बच्चों को लगता है कि सी एस ई टी से लेके फाउंडेशन, उसके बाद पहले फाउंडेशन था, फिर एग्जीक्यूटिव में, फिर अभी फाइनल में जो आईपीआर का सब्जेक्ट है वो बहुत नया सब्जेक्ट है। और ये इसको पढ़ना कैसे है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ क्यों करना है, मतलब इसमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके लिए, और इसका बेनिफिट क्या फ्यूचर में, ये कितने मार्क्स आप इसमें ला सकते हो, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, आपके सब डाउट्स मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। वो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक बार सब लोग आ गए तो प्लीज़ हाई मैसेज डाल देना कमेंट बॉक्स में, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट फॉर 2 minutes एंड विल स्टार्ट। हाय, हाय, हरे कृष्णा, हेलो सर, हाय। अब ध्यान दो बच्चों, सब लोग आ चुके हैं आई होप। अब सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है कि सर आईपीआर सब्जेक्ट को क्यों चूज करना चाहिए, और दूसरी चीज आईपीआर में फ्यूचर स्कोप क्या है। देखो बच्चों, जब मैं सीएस कर रहा था ना, तो जब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था ना, तो मेरा सबसे पहला दिमाग में जो क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ उसके पीछे उसका स्कोप क्या होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब मैं अगर 3 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए देना चाहता हूँ तो फ्यूचर में उसका स्कोप क्या हो सकता है। आ जाओ, बैठ जाओ जल्दी, आ जाओ बैठ जाओ। तुम इधर हो जाओ, बाकी लोग सब लोग जगह कर दो उनके लिए, बैठ जाओ जल्दी। चलो, स्क्रीन चालू कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, आपको देखिएगा हो जाएगा। चलो, अभी हम बात कर रहे हैं आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आईपीआर क्या होता है, तो ये मैंने स्टार्ट किया सब्जेक्ट बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले मैं इसकी बात करता हूँ ये सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम में कितने चैप्टर से, कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो, ये आपका बेसिक सिलेबस है, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स ये सब डिटेल में आपको यहाँ पे दिया है। अब आईपीआर होता है कि मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि जब कोरोना हुआ था उस टाइम पे ना पुणे में एक ऐप लॉन्च किया था माई लैब करके, कि कोरोना टाइम पे जिसको भी कोरोना हुआ है उनको अराउंड आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना था, बहुत सारी टेस्ट थी, उसमें अराउंड आपका 2,000 रुपये खर्चा जाता था। बट माई लैब ऐसी कंपनी थी जो स्टार्टअप थी, जिन्होंने खुद की किट लॉन्च की थी 250 रुपये में। सर वो क्या था, वो पेटेंट था। पेटेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोडक्ट। अगर आपके पास कुछ इनोवेशन है, नई चीज़ है जो मार्केट में कहीं नहीं है, तो वो आप आपके नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। बट ये रजिस्टर करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलता है सर, ये आप किसी और को बेच भी सकते हो और इससे आप पैसा भी कमा सकते हो। माई लैब ऐसी कंपनी थी जो नया स्टार्टअप था, जिसने अराउंड 50 करोड़ रुपए का सेल किया था सिर्फ कोरोना के टाइम पे। बट ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि उन्होंने आईपीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन किया था। अब सीएस प्रोफेशनल के बच्चे क्या है ना, सीएस होने के बाद वो सब सोचते हैं कि मैं सीएस बनने के बाद सिर्फ ये कंपनी में प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कंपनी का कंप्लायंस कर सकता हूँ। बट इसको छोड़ के भी ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे ट्रिमेंडियस अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं दूसरी बात करूँ, आपको पता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO। WIPO की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, इसका जो पैकेज होता है वो अराउंड 1 करोड़ रुपए होता है। आप उनके सिर्फ वेबसाइट पे जाना जहाँ पे वो वैकेंसीज मेंशन करते हैं। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है। देखो, ये यूनाइटेड नेशन की भी जॉब्स है जहाँ पे आईपीआई के लिए स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाता है, और इनके स्टार्टिंग पैकेज अराउंड 50 लाख से स्टार्ट होते हैं, और इनको चाहिए आईपीआर एक्सपर्ट। तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आईपीआर अगर आप चूज करते हो, उसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हो इंडिया में, तो आपके पास ये चांस बन सकता है कि आप फॉरेन में भी जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉरेन में जाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके लिए। सिंगापुर से लेके, मलेशिया से लेके, यूएस से लेके, और इसका मेन ऑफिस कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा इसका स्कोप है। और यहाँ पे अराउंड इनका पैकेज 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक। इनका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में आता है। तो आईपीआई में आपको पढ़ना क्या है, आपने एक मूवी देखा होगा, अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस मूवी था, उसका नाम पता है आपको क्या था, हम तो तुम्हारे बाप गए। ये कौन से इसमें मूवी में डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, आपने देखा है वो एक मूवी, जंजीर फिल्म देखा आपने, जंजीर नहीं देखा आपने। ये ऐसा फिल्म था, सबसे पुराना, सबसे मोस्ट फेवरेट फिल्म था। और उस टाइम पे क्या हुआ था ना, अभी 2020 में एक फिल्म प्रोडक्शन ने उसको ब्रॉडकास्ट किया था, बट विदाउट परमिशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर।
अब क्या होता है ना, कोई भी अगर आप नई चीज़ बनाते हो, नया पिक्चर बनाते हो, वो आपके नाम पे रजिस्टर होता है, बट आपके परमिशन के बिना अगर उसको कोई लॉन्च करता है तो आप उसके ऊपर पेनल्टी डाल सकते हो, क्योंकि वो राइट सिर्फ आपके पास है। सीएस में क्या होता है ना, आप फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ परचेस कर सकते हो, बट मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की, जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं होती है बट उसके राइट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, सिंबल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है। तो ये सब आईपीआर के अंडर आता है। और आईपीआर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे आईपीआर में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी है। इसकी फीस अराउंड, जो आईपीआर रजिस्ट्रेशन की है वो 2000 से लेकर 3000 तक फीस चार्ज की जाती है। बट एक आईपीआर एक्सपर्ट, इसकी फीस चार्ज करता है मार्केट में 25,000 से 35,000। मतलब आप देखो, एक आईपीआर अगर आपने फाइल कर दिया, एक पेटेंट ट्रेडमार्क या आपने ये फाइल कर दिया, तो आपको अराउंड 20,000 रुपये पर पेटेंट या ट्रेडमार्क मिलता है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक महीने में कम से कम 100 आईपीआर फाइल करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है कि जैसे ही आपने आईपीआर रजिस्टर कर दिया, उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग करता है। और इस फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। आपने नाम सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया क्या होता है। तो स्टार्टअप इंडिया में आपको फंडिंग दिया जाता है। और आईपीआर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या पता है, 3 साल तक आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, उसको अगर रजिस्टर करना है, उसका 90% खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। मतलब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आइडिया, इनोवेशन है, कुछ नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, बट आपके पास फंडिंग नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी 90% फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब आपके पास इतना बेनिफिट है कि आप जाके इसका खुद का स्टार्टअप भी लॉन्च कर सकते हो। और आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो स्टार्टअप के लिए है। तो स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, इनोवेशन। आपने बहुत सारे अभी चैट जीपीटी देखा होगा आपने। अब चैट जीपीटी लॉन्च करने के बाद उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैडम आपको बुला गया। चैट जीपीटी लॉन्च करने के बाद उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मैडम बैठ, जगह नहीं है तो आप उधर वाले बैठ सकते बेंच पे, उधर एक्स्ट्रा बेंच है, उधर बैठ जाओ आप लोग। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईपीआर में। अब आईपीआर में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इंटर्नशिप भी करना है, जैसे सीएस की इंटर्नशिप होती है वैसे आईपीआर की भी इंटर्नशिप होती है। और आईपीआर की इंटर्नशिप आप कहाँ पे कर सकते हो पता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उनका स्टाइपेंड अराउंड 1-1 लाख रुपए पर मंथ होता है। सिर्फ स्टाइपेंड की बात करो, एंड आपने अगर सीएस कंप्लीट कर दिया और वहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए चले जाते हो, तो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता है। मतलब आईपीआर आने वाले दिनों में बहुत ह्यूज स्कोप है, ट्रिमेंडियस स्कोप है आपके लिए एज अ आईपीआर, अगर आप चूज करना चाहते हो तो। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की, कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके बाद मैं केस लॉस पढ़ाऊंगा आपको, कि केस लॉस कैसे डिस्कस करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो इसमें टोटल आपकी अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर बात करता है इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले फर्स्ट बात करता है इंट्रोडक्शन। इसमें बेसिक बताया जाएगा कि क्या क्या आता है आईपीआई के अंडर। और आईपीआई के अंडर आपको क्या क्या आएगा, पेटेंट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, कॉपीराइट आएगा, ये सब आपको बेसिक पढ़ना है। प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, जैसे WIPO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है क्या, बीच में एक फेमस केस लॉ हुई थी, अगर आपको पता नहीं है बट मैं इसका एक फोटो दिखाना चाहता हूँ कि एक फेमस केस लॉ हुई थी। आप ये 2 कंपनीज को जानते होंगे, कोको कोला एंड बिस्लरी, ये 2 कंपनी आपको पता होगी। अब आपको पता, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बिस्लरी कंपनी ने क्या किया था, खुद का ना माजा का जो बॉटल है ना, माजा वाला, वो लॉन्च किया था। बट बिस्लरी वाले ने क्या किया, माजा वाला बॉटल का जो पेटेंट है, जो प्रोसेस है बनाने का, वो बेच दिया था कोको कोला को। और कोको कोला ने एक 1 टाइम पेमेंट देके वो मजा का पूरा पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो इस भाई साहब, इस बिस्लरी कंपनी ने क्या किया, कई फॉरेन कंट्री में जाके उस माजा का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, सेम प्रोसेस, सिर्फ नाम चेंज किया। तो भाई साहब कोको कोला को गुस्सा आ गया, तुमने हमको बेच दिया इंडिया में और तुम जाके वहां पे सेम बिजनेस कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट है। तो उन्होंने केस फाइल कर दी अंडर आईपीआर। ये जब केस फाइल करने के बाद जो रिजल्ट जिसके नाम पे डिक्लेयर हुआ, वो कंपनी थी कोको कोला, क्योंकि उन्होंने परचेस किया था वो पेटेंट, उनके नाम पे रजिस्टर हुआ था। तो अगर आप पेटेंट परचेस करते हो, आपके नाम पे रजिस्टर होता है, तो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ऐसे बहुत सारे राइट्स आपको आईपीआई के अंडर मिलते हैं। और आने वाले दिनों में इनोवेशन में इंडिया आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आज आप देखो इंडिया में अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आपके पास इनोवेशन चाहिए। अगर आपके पास इनोवेशन है तो समझ लेने का आप आईपीआई के अंडर आपका जो भी पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, सिंबल है,
वो आप रजिस्टर कर सकते हो। और रजिस्टर करने की सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। जैसे नॉर्मल CS जो अपना कंपनीज का कंप्लायंस करता है, सेम IPR का कंप्लायंस होता है। वहाँ पे फॉर्म फाइल फीस सेम फिल अपने को फिल करने का है एंड फीस पेड करने की है। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि फ्यूचर में कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता। आप देखो अगर किसी को कॉपी करना है तो आप उसको रॉयल्टी दे सकते हो। मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसकी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है तो उसके भी यहाँ पे आपको पेनल्टी ये रॉयल्टी मिल जाता है। जैसे पर मंथ वाइज होता है, सेल वाइज होता है, तो आपकी उतनी रॉयल्टी मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा है। बहुत सारे लोग ये बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसको बेच देते हैं। आपको कोविशील्ड पता होगी, जब कोरोना आया था, कोविशील्ड जब साइरस पूनावाला था, साइरस पूनावाला ने उसका टेंडर डाला था। और गवर्नमेंट का ये रूल है कि कोई भी अगर न्यू इनोवेशन करता है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उस स्टार्टअप कंपनी को दिया जाता है। इसलिए पुणे की सबसे हाईएस्ट सेलिंग कंपनी माईलैब कंपनी थी, जिनका 50 करोड़ रुपए का टर्न होता। ये तो कुछ नहीं है। आपको पता है रिलायंस, पता है रिलायंस, रिलायंस का जो सिंबल है ना, वो रजिस्टर किया रिलायंस ने उसके नाम पे। वो सिंबल कोई यूज़ नहीं कर सकता, अगर यूज़ किया तो उसकी केस हो सकती है। आपने नोकिया की ट्यूनिंग देखी होगी ना, नोकिया की एक ट्यूनिंग चलती है मस्त, वो भी उनके नाम पे रजिस्टर है। अभी एक लेटेस्ट सॉन्ग आया था नाटो नाटो, आपने देखा होगा, साउथ इंडियन मूवी का सबसे फेमस सॉन्ग माना जाता है, उसको ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है। ये सॉन्ग था शायद वो, ये नाटो वाला। तो कल जाके सर मैं ऐसा नाचता हूँ और इसके ऊपर एक फिल्म बनाता हूँ CS की, हाफ CS करके, अगर मैं ऐसी कोई फिल्म बनाता हूँ और उसमें ये सॉन्ग डालता हूँ सेम नाचने वाला, तो क्या मेरे ऊपर केस हो सकता है? तो इसका आंसर यस है। तो याद रखना, सिर्फ मैं पेटेंट ट्रेडमार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई फिल्म बनाते हो, कोई म्यूजिक प्रोवाइड करते हो, ऐसा कोई काम प्रोवाइड करते हो जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टेंस है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर केस हो सकती है और आपके ऊपर फाइन लग सकता है। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ईजी वे है। और एग्जाम में केस हुआ कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पर कोई पेटेंट रजिस्टर है, अगर उसका कोई पर्सन वायलेशन करता है आउटसाइड इंडिया, तो क्या उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं? तो इसका आंसर यस है, क्योंकि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में सब कंट्रीज ने साइन किया एग्रीमेंट, तो हर कंट्री एक दूसरे IPR को प्रोटेक्ट करती है, तो इसका वायलेशन बाकी कंट्रीज में नहीं होता है। तो इसके अगर मैं चैप्टर की बेसिक बात करूँ, कौन से चैप्टर्स इसमें आते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपका आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें डिजाइन भी आता है। मराठी में एक मूवी आया था, अगर आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मखन अनासपुरे का एक मूवी था, दे धक्का करके, एक मराठी मूवी था। उसने क्या किया था, गाड़ी का इंजन बनाया था। अब वो गाड़ी का इंजन ऐसा था कि उसमें सबसे कम पेट्रोल लगता था, और वो इंजन उसने एक कंपनी को सोल्ड किया था, उसको अराउंड 50 करोड़ रुपए मिला था। मतलब इंडिया में ऐसा है कि अगर आप कोई डिज़ाइन करते हो, कोई गोल्ड ज्वेलरी बनाते हो जिसके ऊपर आप डिज़ाइन करते हो, अगर आप वो बेचते हो इंडिया में कहीं पे भी, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको उसका प्रोटेक्शन मिलता है, दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। और दूसरी बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, यूनेस्को हो, WTO है। उसके बाद इंडियन पेटेंट एंड डेवलपमेंट, इंडियन में बहुत सारे एक्ट पास किए, इंडियन पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है। आपको पता है ना, अभी करण जौहर बहुत सारी फिल्म्स प्रोड्यूस करता है, जो पुरानी फिल्म्स है उसको ही वो मॉडिफाई करके नई फिल्म प्रोड्यूस करता है, ये करण जौहर पिक्चर प्रोवाइड करता है। अब करण जौहर को सबसे पहले फर्स्ट परमिशन लेना पड़ता है, अगर कोई पुरानी मूवी उसको लेना है, उसको मॉडिफाई करना है और फिर उसके बाद प्रोड्यूस करना है, तो करण जौहर को पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और ये परमिशन लेने के लिए जिसके पास इसका कॉपीराइट है वही उसको परमिशन दे सकता है। तो ये कंप्लेंट्स कौन करेगा? आप सोचो CS करेगा। तो आप सोचो करण जौहर के पास अगर आप जाते हो कि मैं IPR एक्सपर्ट हूँ, तो उसकी अगर केस आपके पास आ जाती है, तो आप इमेजिन करो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए आप चार्ज कर सकते हो। और इसके प्रैक्टिस करने वाले इंडिया में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसका कुछ पता ही नहीं है कि IPR भी फ्यूचर में स्कोप हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम CS वाले क्या सोचते हैं कि CS बनने के बाद सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का कंप्लायंस करना है। बट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको इसलिए दिया है कि फ्यूचर में जाके आप IPR में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका जो पैकेज होता है ना, वो अराउंड 50 लाख या करोड़ों में होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, किसी को अवेयरनेस नहीं है। इसलिए आप फ्यूचर में जाके इसके बारे में सोच सकते हो। और ये ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फर्स्ट टाइम कि जो आप पढ़ोगे ना वो रियल लाइफ में सेम है, मतलब सेम प्रोविजंस आपको करनी है। और मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इसमें कम से कम लाखों रुपए कमाते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। आप सोचो ना, रिलायंस कंपनी, टाटा मोटर्स, अभी रिसेंटली एक टाटा मोटर्स की एक वैकेंसी आई थी, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा था कि टाटा मोटर्स में अभी एक वैकेंसी आई थी, उसके बारे में। यूरोप में भी वैकेंसीज आती है इसकी, देखो ये टाटा मोटर्स, ये WIPO की भी वैकेंसीज आती है। इनकी इंटरनेशनल की वेबसाइट है, जहाँ पे एज IPR एज ए ज्वाइन भी हो सकते हो, एज ए इंटर्नशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैं टाटा मोटर्स की भी आपको वैकेंसी, तो अभी रिसेंटली मेरे पास ये स्टार्टअप इंडिया है,
स्टार्टअप इंडिया के अंडर आप कोई पेटेंट रजिस्टर करते हो या ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो, 3 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है और 90% खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, क्योंकि आपका पेटेंट अगर रजिस्टर हो जाता है तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, इंडिया में जीडीपी बढ़ेगा, इसलिए इसको फंडिंग दिया जाता है। अगर आपको रजिस्टर करना है, जैसे आपका रजिस्टर होगा इस वेबसाइट पे आने का, स्टार्टअप इंडिया, यहाँ के आपका पेटेंट का नाम डालने का, सब कुछ डिटेल फिल करने के, आपको यहाँ पे फंडिंग किया जाता है 1 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है स्टार्टअप कंपनीज को। तो आप यहाँ पे रजिस्टर करने का आफ्टर आपका आईपीआर रजिस्ट्रेशन के बाद। यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे जॉब्स आते हैं। ये माइलैब कंपनी थी जिन्होंने अभी अक्षय कुमार का हायर किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, और ये नई स्टार्टअप कंपनी है, इसको बहुत पुरानी कंपनी भी नहीं है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये जो किट थी वो सिर्फ रजिस्टर की एज अ आईपीआर के अंडर। ये पेटेंट था, एक प्रोसेस था। आप 250 रुपये में कोरोना घर पे चेक कर सकते हो। इन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था और इसके पहले किसी ने लॉन्च नहीं किया था, क्योंकि कोरोना अभी आया था, इसके पहले कभी नहीं आया था। तो इनको अपॉर्चुनिटीज मिली कि इसमें अपन क्या नया कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, माइंड लैब करके एज अ किट लॉन्च कर दी, 250 रुपये में घर बैठे कोरोना चेक कर दो। गवर्नमेंट ने इनको सिलेक्ट किया और पहला टेंडर इनका 50 करोड़ रुपए का था। मतलब आप देखो, नई कंपनी, फ्रेश कंपनी, 50 करोड़ रुपए का टेंडर। अब मार्केट में देखो, चैट जीपीटी है, ओला कैब्स है, जोमेटो है, क्या इसको कॉपी कर सकता है कि कोई नहीं कर सकता? इसके कंटेंट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्या सर सेम सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? तो कर सकता है, बट इसके जो कंटेंट है अंदर के वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। और आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने वाला है, टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है, तो इस दुनिया में इनोवेशन के ऊपर बहुत कुछ चलने वाला है। आज जितने भी बिजनेस आप देखो सिर्फ इनोवेशन के बेसिस पे चल रहे हैं। तो इनोवेशन को अगर मेंटेन करना है इंडिया में, तो वो किसका काम है? आईपीआर एजेंट का काम है। दूसरी चीज़, यूपीएससी के अंडर आईपीआर को भी अपॉइंट किया जाता है एज अ आईपीआर एजेंट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आईपीआर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं यूपीएससी के अंडर। मतलब मैं बात करूँ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की प्लस गवर्नमेंट सेक्टर की। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, प्लस आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो। और इनका स्टार्टिंग पैकेज होता है अंडर यूपीएससी 1.5 लाख रुपये, 18 लाख का पैकेज होता है एज अ फ्रेशर विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस। तो ये माइलैब करके लेटेस्ट वाला जिन्होंने रजिस्टर किया था, कि चैट जीपीटी है जो अभी लॉन्च किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये देखो ऐसे गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है ना, जिसमें डिज़ाइन किया जाता है, ये बड़ी बड़ी डायमंड कंपनी, गुजरात में सबसे बड़ी डायमंड कंपनी है। वो कंपनी जितनी भी डिज़ाइन बनाती है, जब नई डिज़ाइन आकर मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं ना, तो अपने नाम पे रजिस्टर करते हैं। तो कल जाके ये डिज़ाइन किसी और को चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। एक बहुत फेमस केस हुई थी, अगर आपको पता है, BMW का एक सिंबल था, ऑडी का एक सिंबल था राउंड कर का। तो ऑडी के केस में क्या हुआ ना, वो सिंबल किसी ने कपड़े में यूज़ किया और वो कपड़े बेचने लगा ऑडी के सिंबल के बेसिस पे। तो ऑडी वाले ने उसकी अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की, वायलेशन ऑफ आईपीआर। तो उस कपड़े वाले को इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उस ऑडी वाले को। मतलब आपका सिंबल कोई भी इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में यूज़ नहीं कर सकता। ये जो प्रोटेक्शन आपको देगा वो सिर्फ आईपीआर के अंडर ही करके देगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोका कोला की फेमस केस मैंने आपको बताई, ये नाटो का एक एग्जांपल बताया मैंने। सर इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कर सकते हो आप? इसकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आईपीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या सर इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं, इसके लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कि कौन इसकी प्रैक्टिस कर सकता है, बट जनरली एडवोकेट, सीएस इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और सर ये कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है? 2 दिन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 2 दिन के अंदर। सर इसकी ऑफिशियल फीस कितनी है? इसकी ऑफिशियल अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1600 रुपये से लेकर 2500 तक इसकी फीस है ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट अगर आप इसका एज अ प्रोफेशनल फीस चार्ज करोगे तो 30,000 से लेकर 20,000 तक लोग मार्केट में चार्ज करते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनी टेंडर देती है, क्योंकि आप देखो आजकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर है उनके नाम पे ना पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। मतलब मैं बात करूँ कि पेटेंट ट्रेडमार्क सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं हो सकता। अगर आप मैथ्स लिखते हो ना, मैथ्स में जो फॉर्मूला होता है ना, अगर आपने नया फॉर्मूला लॉन्च किया ना, उसको अगर आपके नाम पर रजिस्टर करना है तो आपको वो आईपीआर के अंडर आएगा। तो दुनिया में आप कोई भी नई चीज़ करो, आपको आईपीआर के पास आना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब नई चीज़ कोई कॉपी ना करे, आपको उसका प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको इसके पास आना पड़ेगा। आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे फेमस चाय अमृतुल्य चाय है। बहुत सारे लोग अमृतुल्य चाय पीते हैं। वो अमृतुल्य पता है कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है, जो पेटेंट है, जो प्रोसेस है, उनके नाम पर रजिस्टर है। तो इंडिया में अगर उसको किसी ने कॉपी किया तो उसको पेनल्टी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। पुणे में क्या हुआ ना, एक बहुत बड़ा शॉप है, उसका नाम है हाउस ऑफ पराठा। वहाँ पे पराठा बहुत फेमस मिलता है। तो बहुत सारे लोग ना हाउस ऑफ पराठा में जाते थे। तो एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट था, उसने क्या किया ना, उसने उसके सामने शॉप स्टार्ट किया और उसको मेहनत नहीं करनी थी। उसने क्या दिमाग लगाया
कि यहाँ पे बहुत कस्टमर हाउस ऑफ पराठा में, तो मैं भी पराठा का शॉप डालता हूँ, बट नाम मैं ऐसा रखूंगा कि इसके कस्टमर मेरे पास आए। तो उसने क्या किया, उस पराठे का नाम दिया हाउसफुल पराठा। आप सोचो, यहाँ पे हाउस ऑफ पराठा एंड यहाँ पे हाउसफुल पराठा। जब लोग आते थे उनको कंफ्यूजन हुआ कि हाउस ऑफ पराठा में जाना है कि हाउसफुल पराठा में जाना है, तो आधे कस्टमर इधर गए, आधे कस्टमर इधर गए। तो उसका बिना कुछ किए बिजनेस स्टार्ट होने लगा। और ये जब इन्फॉर्मेशन इसको पता चल गई, इसने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दी, उसको 10 लाख रुपए का फाइन देना पड़े उस हाउस ऑफ पराठा को। मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट इसके अंडर मिलता है। तो इंडिया में अगर आपके पास इनोवेशन है, कुछ ट्रेडमार्क है, कोई सिंबल है, कोई फॉर्मूला है, कोई ऐसी नई चीज़ है जो मार्केट में कहीं पे भी एग्जिस्टेंस नहीं करती, आप आपके नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। और आपको पता है, आप ऐसे पेटेंट और ट्रेडमार्क कंपनीज को बेच सकते हैं, और कंपनी इसके करोड़ रुपए चार्ज करती है। आपको ना, कोई इंसान पेंटिंग निकालता है, अगर वर्ल्ड में ऐसी पेंटिंग नहीं है, किसी ने आज तक नहीं निकाली, तो आपको पता है इसका बिडिंग होता है पेंटिंग का, इसका एग्जीबिशन किया जाता है। तो जो पेंटिंग सबसे बेस्ट और यूनिक होगी उसको कम से कम 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए का इनाम मिलता है। बट इसके लिए पहले आपको पेंटिंग आपके नाम पे रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। तो ये सब इसके अंडर आपको सीखने को मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूँ ना, अगर आप CS में आए हो ना, सिर्फ थियरी मत पढ़ो कि मुझे पढ़ना है, पास होना है, नहीं। अगर आप उसको प्रैक्टिकल वे से पढ़ोगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा फ्यूचर में, तब जाके आप एक कंप्लीट CS होगे। सिर्फ आप ऑप्शनल सिलेक्ट करोगे, सिर्फ मुझे पढ़ना है, मुझे ये सिर्फ पास होना है, तो आप जिंदगी में ऐसे CS बनोगे जो नॉर्मल एवरेज CS होगा। और जिसके पास नॉलेज है उसको मार्केट में हर जगह पे जॉब है। मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट सिलेक्शन इंडियन ऑयल कंपनी में हुआ था, जिसका स्टार्टिंग पैकेज 18 लाख था। वो क्यों हुआ? और मैं फर्स्ट टाइम फेल था CS एग्जीक्यूटिव में। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम पास हो चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट CS एग्जीक्यूटिव में फेल था, स्टिल मैं सेकंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप एक साथ देखे, मैंने एग्जामिशन लाया है सब सब्जेक्ट में। तो मैं ये मैटर नहीं करता कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, सेकंड, जो भी बच्चा अभी सेकंड टाइम देगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर सेकंड टाइम अटेम्प्ट देने से गवर्नमेंट कंपनी में जॉब लगता है क्या? लग जाता है। कोई भी कंपनी आपको ये नहीं पूछेगी कि सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ है और सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ, अगर फर्स्ट टाइम के पास नॉलेज ही नहीं है, क्या उसको जॉब मिलेगा? तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर नॉलेज नहीं तो आपको कोई भी हायर नहीं करेगा। अब इसकी मैं बात करूँ कि कौन से, अभी ये अगर इंटर्न पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मैंने बताया, एक प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस होता है, डिजाइन हो सकता है। उसके बाद पेटेंट डेटाबेस हो सकता है। डेटाबेस में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप आपके नाम पर रजिस्टर कर सकते हैं, उसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ट्रेडमार्क आपको पता है, सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे नाइकी का है, प्यूमा का है। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन होंगे, सर फिर रास्ते पे जो बेचते हैं नाइकी प्यूमा के, पूमा करके, उनके ऊपर केस क्यों नहीं होती? आपने देखा ना, रास्ते पे बहुत सारे लोग पूमा लिखते हैं और वो कपड़ा 200 रुपये में बेचते हैं। एक्चुअल प्यूमा का 1000 का 2000 का जो शर्ट होता है, वो रास्ते पे आपको 100-200 रुपये मिल जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, कल जाके ये लोग कभी भी आपको गारंटी नहीं देते कि ये 3 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, आप वापस लेके आओ, हम आपको रिटर्न करके देंगे। इनके पास कोई गारंटी नहीं है। आप लेके जाओगे, बट अगर लेने के बाद 1 मिनट के अंदर भी अगर फट जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, वो आपको चेंज करके नहीं देंगे, क्योंकि वो केस भी नहीं कर सकते कहीं पे भी, उनके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। बट अगर वो गलती से कहीं पकड़े गए बेचते हुए रास्ते पे, और वहाँ पे देखा कि ये सिंबल है, और किसी इंसान ने वो देख लिया कि ये सिंबल के नाम पे बेच रहे, तो उनको सबसे बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है। बट यहाँ पे इंडिया में ये सब कुछ चलता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जनरली जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं, पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, वो भी जनरली मार्केट में बनाए जाते हैं। आपको पता है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ चुकी है मार्केट में, बहुत सारी कार्स, गाड़ी जितनी भी है वो EV पे चलती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर जो पेटेंट यूज़ किया जाता है, जो प्रोसेस होती है ना, जो प्रोडक्ट होता है ना, चिप होती है उसके अंदर, तो वो जो चिप यूज करते हैं ना, वो हर कंपनी की अलग होती है, तो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, टाटा मोटर्स ने अभी इतने EV लॉन्च किए, उनका जो प्रोडक्ट है ना, पेटेंट, वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उनके नाम पे रजिस्टर करने के लिए उनको CS के पास जाना पड़ेगा या एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा। आप सोचो, टाटा मोटर्स का एक पेटेंट अगर आपने रजिस्टर कर दिया, आपके रिज्यूम में लग जाता है कि आपने पेटेंट रजिस्टर कर दिया। क्या सर हम CS की प्रैक्टिस करते करते भी ये कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते। इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि मैं CS सिर्फ कंप्लायंस कंपनी से कर सकता हूँ, IPI का नहीं कर सकता हूँ। आप IPI की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस कंपनीज की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये आपको एडिशनल सपोर्ट होगा फ्यूचर में जाके, कि आपको एक एक कंपनी का अगर एक भी पेटेंट आ जाता है, तो उनकी फीस बहुत तगड़ी फीस होती है। और इसकी प्रोसेस सिंपल होती है, जैसे आपने लॉ में पढ़ा होगा, कोई भी पेटेंट रजिस्टर करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। क्या होती है? जैसे किसी का एप्लीकेशन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये माइक बनाया आज, और ये माइक इंडिया में ऐसा है कि यूनिक माइक है, आज तक किसी ने नहीं बनाया।
अब ये पेटेंट अगर मुझे नाम पे रजिस्टर करना है तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसका आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने इसको लॉन्च किया है। तो वो सामने वाला जो अथोराइज ऑफिसर होगा वो इसका पब्लिकेशन करता है न्यूज़पेपर में कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि ये कहता है कि ये इसका प्रोडक्ट है। अगर इंडिया में किसी को ऑब्जेक्शन या वर्ल्ड में किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वो पहले हियरिंग होती है, डिस्प्यूट सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद ग्रांट किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा तो उसको उसके नाम पे ये ग्रांट किया जाएगा। और आपके नाम पे एक बार पेटेंट आपके नाम पे ग्रांट हो गया तो आप वो किसी को भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंडियन फिल्म में आपको पता है कितने ज़्यादा पुराने मूवीज़ को मॉडिफाई किया जा रहा है, पुराने सॉन्ग को वापस मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये इनको कॉपी राइट देना पड़ता है कि हम आपको राइट्स दे रहे हैं कि आप इसके कॉपीज़ बनाओ, और इसका पूरा कंप्लायंस ड्राफ्ट जो करना पड़ता है वो सीएस कर सकता है, एडवोकेट भी कर सकते हैं, बट सीएस के पास भी एक नई अपॉर्चुनिटी है अंडर आईपीआर। ट्रेड सीक्रेट भी होता है। अभी देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अभी इंडिया में आ गए, जैसे फार्मर्स क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ना हाइब्रिड सीड्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत सारा मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐसे सीड्स को लॉन्च कर रहे हैं कि वो ज़्यादा आपको प्रोडक्शन दे, तो वो भी सीड्स आपके नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं। आपने जीआई टैग सुना होगा, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग क्यों दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, नागपुर की संतरी फेमस होगी, कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, सोलापुर की चादर फेमस है। ये सब फेमस क्यों है, इनको जीआई टैग दिया है। जीआई टैग मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो यहीं पे मिलती हो, इनकी यूनिक चीज़ है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी और ओरिजिनल वहाँ पे मिलती है। तो ऐसे स्टेट को जीआई टैग दिए जाते हैं, और जीआई टैग देने का काम एक सीएस भी कर सकता है। ये प्रोसेस आप कर सकते हो। और आप सोचो, एक स्टेट को अगर आपने एक जीआई टैग दे के दिया ना, तो आपका नाम न्यूज़ में आ जाएगा। प्लस एक स्टेट का जीआई टैग लेना मतलब आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए उनसे मिल सकता है एक जीआई टैग लेने के लिए। और इंडिया में आज तक ऐसे 100 जीआई टैग है जो रजिस्टर हो चुके हैं। अभी जम्मू कश्मीर का लेटेस्ट एक जीआई टैग था, एक पेंटिंग था, उसका नाम है बसोली पेंटिंग। उन्होंने इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी, वो पेंटिंग जम्मू कश्मीर के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ऐसा कोई इनोवेशन मार्केट में लेके आएगा, स्टेट भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल, कंपनी, इंडिविजुअल, हर कोई इसमें आ सकता है। अगर उनको रजिस्टर करना है तो उनको सीएस के पास या एडवोकेट के पास आना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट उसका आता है बिजनेस कंसर्न कमर्शियलाइजेशन। अब कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ये आप आईपीआर किसी और को भी बेच सकते हो। जैसे मैंने कोई डिज़ाइन बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपको पता है माई लैब कंपनी ने वो कोरोना का लॉन्च किया था, उन्होंने किसको बेचा, गवर्नमेंट को बेचा। और गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप 50 करोड़ रुपए का टेंडर उनका पास किया, और उनको बोला कि आप मुझे कम से कम 5 करोड़ किट दो इसको। तो ऐसे बहुत सारे इसका कमर्शियलाइजेशन आप मार्केट में भी कर सकते हो। तो आने वाले दिनों में आईपीआर का बहुत अच्छा स्कोप आप देख सकते हो। और इसके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आपको बेसिक नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। खुद की नोट्स है, मैंने मॉडल को बेस रखते हुए इसकी नोट्स बनाई है। दूसरी चीज, एग्जाम में क्या होता है ना, 100 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, और आपको 6 या 5 केस लॉज आती है, और एक केस लॉ में कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं या 4 क्वेश्चन होते हैं। आप सोचो एक केस लॉ आपको 20 से 25 मार्क की आती है। और केस लॉ में क्या होगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैंने कोई पेटेंट फाइल किया, आपने उसका वैल्यूएशन किया, तो प्रोसेस क्या है, ये हम दोनों में साथ में इनोवेशन किया। आपने कहीं यूएस में किया, मैंने इंडिया में किया इनोवेशन, तो बट मैंने पहले रजिस्टर किया, बाद में आपने अप्लाई किया, किसको मिलेगा रजिस्ट्रेशन। तो ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। और कम से कम आपको होगा इसमें एग्जामेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी प्रोसेस हर जगह पे सेम नहीं है रजिस्ट्रेशन की। तो मैं इसके क्वेश्चंस में आपको देखा तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप आईसीएसई की वेबसाइट पर जाओगे, इसका सिलेबस देखोगे, एकदम लास्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या दिया, क्वेश्चन दिए है जो आपको बेसिक के लिए कि आप समझ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम में ना बच्चे ओपन बुक एग्जाम है तो बहुत हल्के में लेते हैं, और सबसे ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट पता है इसका आता है, क्योंकि 3 घंटे में आपके पास मॉड्यूल कितने पेजेस का मैं आपको दिखाऊंगा, 646 पेजेस का मॉड्यूल है, और आपके पास 3 घंटे है। और एग्जाम में क्वेश्चंस कितनी केस लॉ जाएंगे, 5। और केस लॉ बड़ी होती है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी केस लॉ होती है, 2 पेजेस की, 1 पेजेस की केस लॉ होती है। तो वो पढ़ते पढ़ते आप 3 घंटे में कैसे लिख पाओगे आंसर्स, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैंने क्या किया इस बार कि आपके लिए मैंने चार्ट बुक लॉन्च करने वाला हूँ फाइनल में भी। तो आपको क्या होगा, वो चार्ट बुक अगर आप लेके जाते हो तो आपके सामने क्वेश्चंस थे, तो मैं पूरे पॉइंट्स आपको लिख के दे रहा हूँ। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि 3-4 चैप्टर मिला के क्वेश्चंस आता है, एक केस लॉ आती है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पे एक केस लॉ आएगी, 3-4 चैप्टर्स मिला के एक केस लॉ आती है। तो आपको 3-4 चैप्टर का पूरा कंक्लूजन लेके उसको मेंशन करना पड़ेगा 5 मार्क में। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और ओपन बुक ऐसा है कि बच्चे बहुत इजी लेते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप बिना पढ़ाई के चले जाओगे तो आपको ये नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा पेज नंबर 10 पे ये क्वेश्चन है, ऐसा कभी नहीं आएगा। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन दिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
अभी ऐसे पैसेज आएंगे आपको एग्जाम में, ये पैसेज आया आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, तो ये इतना बड़ा पैसेज आपको एग्जाम में आएगा और नीचे आपको फिर 5-5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन है। आपको पूछेंगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो एक केस के बारे में, केस का वैल्यूएशन क्या हुआ है, इसकी प्रोसेस क्या है। देखो एग्जाम में ना केस लॉ सिर्फ घुमा के आएगी, बट इसके जो पॉइंट्स रहेंगे ना प्रोसेस के, वो हमेशा सेम रहेंगे। मैं आपको बताऊँगा सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस केस लॉ में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कॉपीराइट मेरे नाम पर रजिस्टर है, मैंने इसको राइट दे दिया कि तुम उसकी कॉपीज कर सकते हो, इसने किसी और को राइट नहीं दे सकता ये, बट अगर इसने दिया तो इसको पेनल्टी क्या है। अगर मुझे इसको कॉपीराइट देना है तो मेरी उसकी प्रोविजंस क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, कॉपीराइट का वायलेशन हुआ तो मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, कॉपीराइट के अंदर कितने दिन का आप अपील कर सकते हो, और ये किस किस को दे सकते हो। ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क की एक केस हुआ है। और इसको कैसे लिखना है, जैसे आप सीएस एग्जीक्यूटिव में सिस्टमैटिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हो कि पहले आप इंट्रोडक्शन में बता दो कि ये केस किसके बारे में बात कर रहा है, कॉपीराइट की है, पेटेंट की है, ट्रेडमार्क की है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताओ। फिर फैक्ट्स में आपको क्या लिखना है कि इसकी प्रोविजंस क्या है, वायलेशन हुआ तो वायलेशन की प्रोविजंस क्या है, कंडीशन है तो कंडीशंस बताओ, एंड लास्ट में एक केस लॉ का रेफरेंस दो कि ऐसे ऐसे केस में ऐसा हुआ था, लास्ट में कंक्लूजन बता दो। तो ऐसे 5 मार्क के आपको 4 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के लिए, और बहुत ईजी होता है। अगर आपने इसकी प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़ी तो आपके ये क्वेश्चंस कोई भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मैं कहना चाहता हूँ कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आपको कुछ हटके पढ़ना है, नया पढ़ना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से आपने IPR इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको कुछ अलग पढ़ना है, नया पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है फ्यूचर में जाके, एक एडिशनल कोई स्कोप होना चाहिए CS के साथ, तो आप IPR को चूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ। बाकी आपके पास तो चॉइसेस है, आप बाकी भी ऑप्शन ले सकते हो, बट मैं अगर सोचता हूँ कि एक CS फ्यूचर में अगर कुछ और काम भी कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब कोई आपको फॉरेन में जाना है, किसी को कि इंडिया में काम नहीं करना है, फॉरेन में जाना है, क्योंकि एक CS अगर फॉरेन में जा सकता है तो उसको और एग्जाम देने पड़ती है, क्योंकि उस कंट्री की लॉज अलग होते हैं, कंप्लायंस अलग होते हैं, तो आपको उस कंट्री की एग्जाम देगी, फिर वहाँ पे आप CS की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको फॉरेन में जाके इजीली प्रैक्टिस करना है तो IPR में आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉरेन में जाके, क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे ना कम से कम 1 करोड़ के पैकेजेस होते हैं IPR को। क्योंकि देखो इनोवेशन यहाँ पे है, मतलब इनोवेशन अगर मैंने यहाँ पे किया तो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, उसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। आपको पता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंडिया में नहीं बनाते, बाहर बनाते। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक इंसान यहाँ पे जॉक्स वाला था, यहाँ पे नहीं मतलब एक एरिया में, तो उसकी कॉपी बेच रहा था, तो उसकी कॉपी करके स्टूडेंट को बेच रहा था। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है शायद 1215 की, और वो बेच रहा था 300 रुपये में जेरॉक्स कॉपी। जब ये उनको पता चल गया ऑक्सफोर्ड वाले एजेंट को कि भाई साहब ये कॉपीज करके 300 रुपये में बेच रहा है, उस जेरॉक्स वाले के ऊपर केस हो गई, उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया में इनोवेशन करोगे ना, वो पूरे वर्ल्ड में आपका रिकग्नाइज होगा, कोई उसका वायलेशन नहीं कर सकता, ये आपके पास चांस है। तो इसकी प्रैक्टिस आप फ्यूचर में जाके फॉरेन में भी कर सकते, US में जाके कर सकते। अगर आपको आज रिसर्च करना, सिर्फ देखना है कि IPR में स्कोप कितना है, आप सिर्फ जाके ना इस वेबसाइट पे जाके सर्च करना। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्यों IPR सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके पीछे रीजंस क्या है। अब ये ChatGPT ये सब हो गया, CS के पास ही आएंगे कि रजिस्ट्रेशन करना है हमको IPR का। ये देखो एक यूनाइटेड नेशन का एक पोर्टल है जहाँ पे IPR की पूरी वैकेंसीज आपको दिख जाएगी। यंग एक्सपर्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या होता है, इसमें IPR वाले चाहिए। इसकी मैं एक वैकेंसी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पूरे वर्ल्ड में काम करता है, इंटरनेशनल पे एक ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, प्लस इनका आप, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD भी प्रोवाइड करती है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, और दूसरा एक हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको डिप्लोमास भी प्रोवाइड किए जाते हैं IPR में। तो अगर आपने CS के साथ फ्यूचर में एक एडिशनल डिप्लोमा भी किया IPR में, तो आपका फॉरेन में जाने के चांसेस 100% है। जिसको फॉरेन में जाना है तो वो ये IPR लेने की ज़रूरत है उनको। और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टाफ वैकेंसी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट पता चलेगी कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे अभी देखो इतनी वैकेंसीज यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है, सिंगापुर में है, ये टोटल वैकेंसीज देखो आप कितनी है। तो आपको ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ह्यूज सेक्टर है। इनोवेशन सिर्फ मैथ्स का फॉर्मूला बनाया तो इनोवेशन है। आपने कोई मसाला बनाया ना, मिर्च मसाला, ऐसा मसाला जो मार्केट में कहीं नहीं, हल्दीराम से अलग मसाला है, तो आपके नाम पर रजिस्टर कर दो, तो ये IPR के आपको IPR के अंडर आना पड़ेगा। तो ये IPR इतना वाइड सेक्टर है कि हर जगह पे है। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी ने लैपटॉप बनाया, यूनिक लैपटॉप, तो वो आपके नाम पर रजिस्टर कर दो। तो ये इतने मार्केट में ह्यूज स्कोप आने वाले दिनों में कि हर कोई इंसान कर सकता है। अभी मार्केट में कितने ऐप लॉन्च हो गए आप देखो,
हर चीज़ के नए नए ऐप लॉन्च हो गए, बट ऐप लॉन्च करने के पहले उनको वो ऐप का नाम, उनका डिज़ाइन अपने नाम पर रजिस्टर करना पड़ता है, नहीं तो कहीं जाके कोई भी यूज़ कर सकता है। मुझे बताओ लेंस कंपनी का आज तक कोई लेंसी या लेंस ऐसे नाम की कोई डुप्लीकेट कंपनी बनी क्या आज तक? नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि आईपीआई की वजह से उनको प्रोटेक्शन है, कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो आज भी अगर इंडिया में ऐसे बड़े बड़े डायमंड कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, टाटा मोटर्स है, ये इतनी बड़ी कंपनी ना ये आईपीआई को हायर करती है, क्योंकि ये बहुत काम आता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, डुप्लीकेट माल बहुत बनता है। जेमिनी ऑयल है, उसके भी डुप्लीकेट ऑयल बनाते हैं लोग इंडिया में। तो ये सब सेक्टर्स के लिए आपको आईपीआई की जरूरत पड़ने वाली है। और आईपीआई में आपको बताओ ना, फर्म में भी अगर आप जाओगे ना, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसी फर्म में ना कम से कम आपको स्टाइपेंड दिया था 20,000। अगर आपने आईपीआई में प्रैक्टिस का स्टार्ट कर दी इनिशियल, तो आपका स्टार्टिंग पैकेज रहता है 50,000 to 60,000, सेम एज कंपनी सेक्रेटरी। बट ये ऐसा स्पेशल एरिया है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और फ्यूचर में फॉरेन में जाने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। चलो, तो ये बेसिक था आज का। और मैं आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करने वाला, तो ये बेसिक नोट्स मेरे पास जो मैंने मॉड्यूल को बेस करते हुए बनाए हैं। आपका मॉड्यूल 646 का है, बट मैंने उसको बहुत अच्छे बनाया है, पूरे डायग्राम फॉर्म में बताया, हिंदी वर्ड्स मैंने उसमें यूज़ किया है, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रुप पे या मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, ये फर्स्ट चैप्टर की नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। और प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपने पास है, वो भी अपन सॉल्व कर देंगे। तो आपको आइडिया आ चुका है कि आईपीएल सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। मैं इसलिए ये बताता हूँ क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ में पैसा डालता हूँ, सीएस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं ये सोचूंगा कि उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये ईजी है इसलिए आप ले लो, कि आपके लिए बहुत नहीं है। आपको इसमें पैसे कमाने हो, आप फ्यूचर में इसका स्कोप है तभी आप लो, ये मैं बताऊंगा। अगर स्कोप है तभी मैं पढ़ाऊंगा। मेरा मेन कंसर्न ये होता है कि स्कोप हो तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर स्कोप ही नहीं उस सब्जेक्ट को मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा पैसे के लिए, तो वो नहीं चीज़ इंपॉर्टेंट। तो आप ये घर जाने के बाद आप सर्च करना गूगल पे कि कहाँ का आईपीआई की वैकेंसीज है, आईपीआई वैकेंसीज में एब्रॉड करके सर्च कर दो, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाई देगी। फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि मुझे आईपीआई सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरा एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में जो सेकंड ग्रुप में है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि ये ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है दूसरा ग्रुप 2 में, कि अभी आने वाले दिनों में इंडिया में एनपीए बहुत बढ़ रहा है। आपको पता है विजय माल्या जब पैसे लेके भागा था ना, तो उसकी जो असेट है उसका वैल्यूएशन करके बेचना पड़ा। बट ये पूरा ड्राफ्ट करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है? सीएस को। ये पूरा ड्राफ्ट करता है। आप सोचो अगर विजय माल्या का जो सेल है उसका काम अगर मेरे पास आ जाता है, 500 करोड़ रुपए का विला है उसका, एक विला बेचने का अगर ड्राफ्टिंग वो वैल्यूएशन सब आपके पास आ जाएगा, आपको 1% भी कमीशन मिला उसके पीछे, तो आप एक ही बार जॉब करोगे जिंदगी में, उसके बाद रिजाइन कर दोगे, जिंदगी भर आप रिटायर हो जाओगे, 1% भी आपको कमीशन मिला कि, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन करना पड़ता है ना इंसॉल्वेंसी केसेस, इसमें कंपनीज की जो एसेट होती है ना करोड़ों में होती है, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो इस प्रोसेस के लिए ड्राफ्ट करने के लिए सीएस की जरूरत है। और आपको पता है एनसीएलटी आ चुका है अभी, जिसमें सीएस खुद प्रैक्टिस कर सकता है, सीएस कंपनी के केसेस ले सकता है। और ये बैंकिंग सेक्टर में ना आज के लिए आने वाले दिनों में एनपीए सबसे बड़ा मेजर इंडिया की प्रॉब्लम है। और इसलिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर आपको बनना है फ्यूचर में जाके, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है ना कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, बैंकिंग सेक्टर का अमर्जमेशन होता है, डीमर्जर होता है, बैंक इंसॉल्वेंसी हो जाती है। इंसॉल्वेंसी मतलब बंद होना नहीं होता है, इंसॉल्वेंसी मतलब ये नया स्टार्ट होता है, मतलब इसको पूरे कंपनी को वाइंडिंग अप करने की प्रोसेस ये सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बहुत बेहतरीन स्कोप है। और इसमें क्या होता है ना, जितने भी क्रेडिटर्स उनको पैसा वापस देना पड़ता है, जितनी भी गारंटी दी उसको इशू करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। तो इतना इंटरेस्टिंग जॉब है ये आपको फ्यूचर में जाके। और इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ना कोर्ट के थ्रू अपॉइंट भी किया जाता है, क्योंकि कोर्ट के पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं होता है इसका, क्योंकि इसलिए एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाते हैं। कोर्ट क्या करता है, कभी भी वैल्यूएशन का कोई मैटर आता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का, तो कोर्ट क्या करता है, एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है डिसीजन पास करने के लिए, प्रोसेस के लिए, क्योंकि कोर्ट के पास रॉ बैकग्राउंड होता है बट स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे केसेस पे कोर्ट क्या करता है, आईबीसी जो आईपी होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, उनको अपॉइंट किया जाता है। और उनका पैकेज बोलता हूँ मैं 18 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं वो एक साल में। इतना ह्यूज स्कोप है, क्योंकि एक अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है वाइंडिंग अप का या इंसॉल्वेंसी का बैंकिंग सेक्टर में, तो आप देखो आपके उसके बाद आपकी लाइन लग जाएगी, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है बट पैसा बहुत है इसमें। क्योंकि इंसॉल्वेंसी में पैसे आप बीच में आते हो ना, क्योंकि वो अगर पार्टी बोलता है मैं 500 करोड़ देना चाहता हूँ, सामने हो गया था मैं 700 करोड़ रुपए में पेंडिंग है, तो दोनों के बीच में आपको सोल्यूशन निकालना है। बट आपको सोल्यूशन निकालने के लिए आपको दोनों के वीकनेस भी पता है, दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता है, उसके बेसिस पर आप आपकी कमीशन भी चार्ज कर सकते हो। तो ये जो सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट इज आईबीसी। तो आप मेरे हिसाब से अगर पूछोगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आप ले सकते हो,
बट आप थोड़ा सोचो मेरे हिसाब से। अब मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया, एक आईपीआर है जो आप नया एकदम नए वर्ल्ड में एंटर करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे लॉ में क्या होता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि आपने किसी की गाड़ी परचेस की, आपने कोई प्लॉट परचेस किया, वो आईपीआर में नहीं है। आईपीआर में बात करता है इंटेलेक्चुअल की, जो आपके फिजिकल नहीं होगा बट राइट्स होंगे जो ट्रांसफर किए जाएंगे। और ये आप करण जौहर जैसे फिल्म में भी आपको शायद उनकी फिल्म आपके पास आएगी वायलेशन की, तो वो आप भी वैसे भी काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं जो रिकमेंडेशन दूंगा आपको, एक आपका आईबीसी एंड दूसरा आपका आईबीआर। तो आप दो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। आप पहले सर्च करो गूगल पे कि कितना स्कोप है आने वाले दिनों में, उस हिसाब से आप डिसाइड करो। मैं क्या करूँ ये मत करना, मैं स्कोप के बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। सबको समझा? यस, थैंक यू सो मच राम जी, प्रीति जी, रघु जी, सृष्टि एम ऑलरेडी सिलेक्टेड। यस, थैंक यू सो मच। यस सर, एग्जीक्यूटिव भी। और दूसरी चीज़ क्या है ना, अभी नए सिलेबस में, जो नया सिलेबस एग्जीक्यूटिव का नया सिलेबस, उसमें सेकेंड ग्रुप में आईपीआर आ चुका है 40 मार्क्स का। तो जो बच्चे अभी सेकेंड ग्रुप में आईपीआर लेंगे तो उनके लिए बेनिफिट एडवांटेज होगा, फाइनल में सेम आईपीआर है तो 40 मार्क आप ये पढ़ोगे, आपको सिर्फ फाइनल में आके 60 मार्क का एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये बेनिफिट अभी सीएस एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी समझा कि आईपीआई का इंपॉर्टेंस बहुत है आने वाले दिनों में। नहीं तो इंस्टीट्यूट 2 बार क्यों आपको आईपीआई देता है, उसके पीछे कुछ रीजंस होता है। जब भी इंस्टीट्यूट कोई भी सिलेबस ड्राफ्ट करता है उसके पीछे रीजंस होता है कि वो क्यों डालना चाहिए। इसलिए एग्जीक्यूटिव में भी 40 मार्क्स का आ चुका है और फाइनल में भी आपको आ चुका है 100 मार्क्स का। ईबीसीएल में आता है, एसीआईपीएल कहा जाता है, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अभी वो एसीआईपीएल में उसको ऐड किया गया है। आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, प्लस चार्ट बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके केस लॉस में भी दे दूंगा आपको। जो फेमस केस लॉ है वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो इंडिया में जहां पे इनोवेशन है वहां पे आईपीआर है, और जहां पे आईपीआर है वहां पे सीएस है। चलो, ये देखो, अगर आपको मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि इसका स्कोप क्या है। इसका देखो, आप लंदन में इसकी वैकेंसी थी ट्रेडमार्क लॉयर, सीएस इज आल्सो लॉयर फॉर आईपीआर। इसका पैकेज देखो, 4 लाख टू 7,50,000 पाउंड, इनटू कितना पाउंड है अभी मार्केट में, आई थिंक 104 अभी पाउंड चल रहा है मार्केट में। तो 104 इंटू 4 लाख करो या 7,50,000 करो, कितना आएगा मुझे बताओ। इतना पैकेज आपको फ्यूचर में फॉरेन कंट्री में अब्रॉड में मिल सकता है। कितना होता है? 7.8 करोड़ के हिसाब से आता है। आप देखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको, आप पहले सर्च करो। मैं कह रहा हूँ कोई फैकल्टी कह रहा है इसलिए मत ज्वाइन करना कि सर मैं आईपीएल लेना चाहता हूँ, नहीं। आप पहले सर्च करो, मैंने पूरा किया है रिसर्च, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, वरना मैं रिकमेंडेशन नहीं देता आपको। ये सिर्फ मैं तो बताऊँ कि अभी ऐसे बहुत सारे, एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जिसमें ये पैकेजेस दिए जाते हैं। ये तो कुछ नहीं है। अगर आप आईपीआर खुद के नाम पे रजिस्टर करें ना, सीएस, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हो लॉ या कोई भी सब्जेक्ट सीएस, उसका स्टार्टिंग पैकेज 1.5 लाख होता है। मैं एमआईटी कॉलेज में प्रोफेसर था, मेरे नाम पे पेटेंट या ट्रेडमार्क नहीं था रजिस्टर्ड, बट मैंने वहाँ पे देखा कि जितने भी पीएचडी वाले थे जिनके पास पेटेंट था, जिन्होंने मैथ्स के फॉर्मूला अपने नाम पे रजिस्टर किया, कोई मैथ्स का फॉर्मूला हो सकता है, कोई लॉ का कोई नया ऐसा तुमने लॉ प्रेजेंट किया होगा, कोई कंसेप्ट, तो उसके बेसिस पे उनके नाम पे रजिस्टर किया, उनको 1.5 लाख का स्टार्टिंग पैकेज दिया, 18 लाख का। तो इंडिया में इसको स्कोप बहुत ज़्यादा दिया जाता है। और टाटा मोटर्स ऐसी कंपनी, अगर आप रिज्यूम दोगे ना सीएस का और उसके नीचे लिखोगे ना कि आईपीआई का मुझे एक्सपीरियंस है या आईपीआई मेरा एक स्पेशलाइजेशन है, कंपनी आपको ऐड करेगी। क्यों ऐड करेगी? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है उसमें बाकी सब सब्जेक्ट तो सेम है जो बाकी कैंडिडेट के पास होंगे। आपके पास अलग नॉलेज क्या है जो हम आपको लेंगे, वो है आईपीआर। क्योंकि आपके पास सेम है, बाकी वाले के सेम है, 10 लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो हम 10 में से किसी एक को कौन सा लेने का फिर, जिसके पास कुछ एडिशनल है। तो आपके पास आईपीआर अगर एडिशनल है तो आपको चूज किया जाएगा। और कभी जाके आपकी पीसीएस में प्रैक्टिस भी की, नहीं चल रहा है, थोड़ा मोटा कम पैसा आ रहा है, तो साइड बाय साइड आप आईपीआई का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करो, ट्रेडमार्क, सिंबल के, पेटेंट के। कितने लोग मार्केट में आते हैं,
नए नए लोग आते हैं मार्केट में, हमको रजिस्टर करना पेटेंट, हमको ट्रेडमार्क करना। और कोई भी बिजनेस, नया बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्रेडमार्क या सिंबल के रजिस्ट्रेशन के पहले। वो रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। what is the marks split in the subset? सुश्री टोटल मार्क इसके 100 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स का क्लियर कट IPI का सब्जेक्ट है। टोटल इसके आपके जो चैप्टर्स दिखा उतने ही चैप्टर्स है और टोटल 100 मार्क्स का है। इसमें कोई स्प्लिट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं सीधा। पेटेंट का क्या मीनिंग है, उसकी प्रोसेस क्या है, ट्रेडमार्क क्या होता है, उसके बाद कॉपीराइट क्या होता है, हर जगह पे यही टॉपिक आपको दिख देंगे। और एग्जाम का जो मॉड्यूल आपको दिया ना ICSI ने, वो जस्ट उसके लास्ट ना क्वेश्चन पेपर देख लो आप, आपको आइडिया आ जाएगी कि हर जगह पे एक ही क्वेश्चन सेम पूछे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट ये क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, GI टैग कैसे दिए जाते हैं, एक स्टेट को अगर GI टैग देना है तो वो कैसे दिया जाता है। जैसे कोल्हापुर में चप्पल है, मैंने बोला नागपुर की संतरी फेमस है, तो ये फेमस क्यों है, इनको GI टैग क्यों दी है, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, फिर उनके नाम पे वो GI टैग दिए जाते हैं। वो यूनिक चीज़ है, वो कहीं पे नहीं मिलती, वहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो आप घर जाने के बाद पूरा रिसर्च करो और देखो कि क्या है, फिर उसके बाद आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आपके लिए 2 ऑप्शंस बेस्ट रहेंगे। और दूसरा IBC जो है वो बहुत ट्रिमेंडियस है और बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आने वाले दिनों में जो NPA बढ़ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्योंकि उसके अंदर ही पूरे बैंक्स, इंडिविजुअल, इनका जितना भी इंसॉल्वेंट लोग है उनका जो सॉल्यूशन है इसके अंदर ही आपको मिलेगा। तो आपके पास अगर एक बैंक भी आ जाएगी, एक कंपनी भी आ जाएगी इंसॉल्वेंसी के लिए, तो आप सोचो उनका जो क्रेडिट लायबिलिटी अगर 50 करोड़ 100 करोड़ होता है, तो वो प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ जाएगा तो समझिए ना, एक ही प्रोजेक्ट में आपका फ्यूचर बदल सकता है। ठीक है, तो आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं इसके अलावा कि सर और आपको कुछ सजेशन चाहिए या आपके अगर कुछ चाहिए, तो कल से अपन बेसिक स्टार्ट करेंगे। IPI क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोडक्शन से अपन कल स्टार्ट कर देंगे। और कल आपका मंडे से आपका IBC भी स्टार्ट हो जाएगा और IPI भी स्टार्ट होगा। 2 सब्जेक्ट आपके मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट लेना चाहिए, बेसिक मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दे दिया। चलो, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अपन मिलते हैं मंडे को, और उसके पहले आप डिसाइड कर लो, आपके पास 2 दिन है, सैटरडे एंड संडे। झगड़ा मत करो, एक जगह पे बैठ जाओ सब लोग, अभी टाइम है थोड़ा 2 मिनट, तो आज डिसाइड कर लो और संडे तक, फिर मंडे को आप डिसीजन बता दो। जो भी आपका डिसीजन होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सोच के डिसीजन लो, प्रैक्टिकल के हिसाब से लो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये क्लासेस की टोटल सब्जेक्ट जो रहेगी श्रुति, जो अराउंड में देखा जाए तो इसकी जो क्लासेस 160 के अराउंड रहती है, तो 160 तक इसकी क्लासेस चलती रहेगी, 160 तक इसकी क्लास चलेगी आपकी। और लगा तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ना अगर पॉसिबल हुआ ना, तो मेरी एक फ्रेंड है जो IPI में प्रैक्टिस करती है बट फॉरेन में हूँ, तो एक बार होता है जैसे IPI का अपना सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो बीच में मैं एक सेशन कंडक्ट करता हूँ वेबिनार उनके थ्रू, तो वो आपको गाइड करे कि उधर वो काम क्या करती है, उसको पेमेंट कितना है, वो सब बताएगी आपको कि वहाँ पे स्कोप कितना है। तो अगर बीच के सेशन में अगर कभी एक बार पॉसिबल होता है तो उससे मैं एक बार वेबिनार आपके लिए कंडक्ट करता हूँ, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।